तो बात करते हैं एलन मस्क की। एक ऐसा नाम जो आज की तारीख में भविष्य के सपनों और तीखे विवादों दोनों की एक तरह से पहचान बन गया है। वो एक ही साथ विजनरी भी हैं और प्रोवोकेटर भी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दौर की ये सबसे दिलचस्प और हाँ विवादास्पद शख्सियत इतनी जटिल है क्यों। देखिए, अगर एलन मस्क को समझना है तो उनके इन दो रूपों को देखना ही होगा। एक तरफ है वो विजनरी मस्क, स्पेसएक्स के जरिए मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना देखने वाले, टेस्ला से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति लाने वाले और न्यूरालिंक से इंसान के दिमाग को सीधे एआई से जोड़ने की कोशिश करने वाले। और फिर दूसरी तरफ है वो प्रोवोकेटर मस्क, जो एक्स पर विवादों को हवा देते हैं, एसईसी जैसी संस्थाओं से भिड़ जाते हैं और तीखे राजनीतिक झगड़ों के बीच में रहते हैं। और सच तो ये है कि इन दोनों को मिलाकर ही पूरे एलन मस्क बनते हैं। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कैसे हुआ? उनकी इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें चलना होगा दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, जहां से उनकी कहानी शुरू होती है। उनकी यात्रा 1971 में प्रिटोरिया में शुरू हुई और उनका टैलेंट, वो तो बहुत जल्दी ही सामने आ गया। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बनाकर बेच दिया था। बाद में उस वक्त के रंगभेद वाले दक्षिण अफ्रीका में अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए वो 1989 में कनाडा चले गए और यहीं से उनकी एक आप्रवासी के तौर पर यात्रा शुरू हुई, जो 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन के साथ एक नए मुकाम पर पहुंची। लेकिन हाँ, उनका बचपन कोई फूलों की सेज नहीं था। खास तौर पर अपने पिता के साथ उनका जो रिश्ता था वो काफी मुश्किल था। जीवनीकार वॉल्टर इसैक्सन तो उन्हें एक अत्याचारी शख्स बताते हैं जिसका मस्क पर गहरा असर पड़ा। और शायद इसी मुश्किल बचपन ने उन्हें इतना जुझारू और कह सकते हैं इतना दृढ़ बना दिया। तो अमेरिका पहुंचते ही मस्क ने .com बूम की लहर को पहचान लिया और यहीं से शुरू हुई उनकी पहली बड़ी दौलत बनाने की कहानी, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक के बाद एक सही दांव लगाने की। 1995 में उन्होंने Zip2 नाम की एक इंटरनेट सिटी गाइड बनाई। सिर्फ 4 साल बाद उसे बेचकर $22 मिलियन कमाए। लेकिन वो रुके नहीं। उसी साल उन्होंने X.com नाम का एक ऑनलाइन बैंक शुरू किया, जो आगे चलकर पेपाल के साथ मिल गया। और फिर आया सबसे बड़ा मोड़। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस बिक्री से मस्क को, जो कि सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, मिले करीब $176 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। और यही वो पैसा था, यही वो शुरुआती पूंजी थी जिसने उनके सबसे बड़े, सबसे साहसिक सपनों यानी स्पेसएक्स और टेस्ला की नींव रखी। अब इतने पैसे के साथ कोई भी सेटल हो जाता, लेकिन मस्क ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने अपना ध्यान सॉफ्टवेयर यानी बिट्स से हटाकर हार्ड टेक यानी एटम्स पर लगाया, मतलब असल दुनिया की चीजें बनाने पर। और उन्होंने अपनी लगभग सारी दौलत, सब कुछ स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी बेहद जोखिम भरी कंपनियों में लगा दिया। उनकी ये दो कंपनियां उनके बड़े लक्ष्यों की मिसाल हैं। एक तरफ स्पेसएक्स, जिसका मिशन है इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनाना, और ये सपना मुमकिन हुआ उनके दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स के इनोवेशन की वजह से। और दूसरी तरफ टेस्ला, जिसका मकसद है दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ तेजी से ले जाना। और इसकी मिशन के चलते उनकी मॉडल वाई कार 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। स्पेसएक्स की ग्रोथ को देखें तो वो हैरान करने वाली है। 2018 में जहां सिर्फ 21 लॉन्च हुए, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा 170 तक पहुंचने का अनुमान है। इससे साफ है कि लॉन्च इंडस्ट्री में स्पेसएक्स का दबदबा कैसा है। लेकिन मस्क की सोच सिर्फ कारों और रॉकेट्स तक ही नहीं रुकी। उनका साम्राज्य इससे कहीं बड़ा है, जैसे कि न्यूरालिंक, जो इंसान के दिमाग और मशीन को एक करने की कोशिश में है। फिर है द बोरिंग कंपनी, जिसका अजीब सा लक्ष्य है सुरंगों के जरिए ट्रैफिक की समस्या को खत्म करना। और अब सबसे नया है XAI, जो सीधे सीधे AI की दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। अब इंडस्ट्री से हटकर चलिए बात करते हैं इंफॉर्मेशन की दुनिया की, और ये शायद उनका अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विवादित कदम रहा है। ट्विटर को खरीदने की कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। ये शुरू हुई अप्रैल 2022 में $44 बिलियन के एक चौंकाने वाले ऑफर से। अक्टूबर आते आते डील पूरी हुई और आते ही उन्होंने टॉप अधिकारियों को निकाल दिया। जुलाई 2023 तक ट्विटर का नाम बदलकर X हो चुका था
और फिर एक यूजर पोल के बाद दिसंबर में उन्होंने सीईओ का पद भी छोड़ दिया। काफी कुछ हुआ है और इस टेकओवर के नतीजे वो तुरंत दिखे और काफी विवादास्पद भी रहे। आधे से ज्यादा स्टाफ को निकाल दिया गया, कंटेंट मॉडरेशन के जो नियम थे उनमें ढील दी गई, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच और गलत जानकारी बढ़ने की रिपोर्ट्स आईं। कई पत्रकारों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए और इसका नतीजा ये हुआ कि कई बड़े विज्ञापनदाताओं ने प्लेटफॉर्म से किनारा कर लिया। ट्विटर या कहिए एक्स को खरीदने के बाद मस्क राजनीति के मैदान में भी खुलकर खेलने लगे और यहाँ भी उन्होंने विवादों को ही दावत दी। उनका राजनीतिक झुकाव कैसे बदला, ये देखना काफी दिलचस्प है। 2022 से पहले तक वो ओबामा, क्लिंटन और बाइडेन जैसे डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन 2022 के बाद पासा पलट गया। उन्होंने खुले तौर पर रिपब्लिकन्स का समर्थन किया, कंजर्वेटिव संस्थाओं को लाखों डॉलर दान दिए और यहाँ तक कि यूरोप में भी धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का साथ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन में एक आधिकारिक भूमिका भी निभाई। उन्हें डॉगे यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया गया था। इस एजेंसी का काम था सरकारी बजट में कटौती करना और एजेंसियों को एक करना। और हाँ, इस पे भी काफी विवाद हुआ। तो आज हम एलन मस्क को कहाँ खड़ा पाते हैं? चलिए, उनकी आज की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं और उस विरासत को समझने की कोशिश करते हैं जिसका आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। उनकी पब्लिक लाइफ जितनी जटिल है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी। 2025 तक उनके 14 ज्ञात बच्चे हैं। ये उनकी शख्सियत का एक और पहलू है। और पैसों की बात करें तो जनवरी 2026 तक उनकी नेटवर्थ $250 बिलियन से भी ज्यादा आंकी गई है और उनका फोकस आज भी 3 चीजों पर है: मंगल, एआई और राजनीति। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, एलन मस्क हैं कौन? एक इनोवेटर जो भविष्य बना रहा है, एक एजिटेटर जो हर चीज को उथल-पुथल कर देना चाहता है, या फिर एक नए युग के आर्किटेक्ट? शायद इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।